Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 2nd of May 2020 Saturday. So let's start with Weekend Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and in today's discussion we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Lockdown 3.0 opens livelihood डोज। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो लॉकडाउन 2 था वो 3 मई को ख़त्म हो रहा था और कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन आया है कि ये लॉकडाउन या थर्ड फेज ऑफ द लॉकडाउन विल बिगिन फ्रॉम 4th of May एंड इट विल एंड ऑन May 17। और इस ड्यूरेशन में जो लॉकडाउन किया गया है इसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशंस जो हैं वो इंडस्ट्री को और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को दिए हैं। जैसे कि पिछली बार 16 अप्रैल से कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए थे कुछ इसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को, तो इस बार भी गवर्नमेंट ने उन रिलैक्सेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द जोन। जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरे कंट्री को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं कि किन किन तरह के जोन्स में किस किस तरह की एक्टिविटीज़ परमिट होंगी। और ये जो परमिशन इस बार मिली है ये पिछले परमिशन के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्रॉड है। For this, center and state have been taken granular planning and risk profiling of the district based on red, orange and green zone. इसको ऐसा भी बोला जा रहा है कि this is a graded approach for exiting from lockdown. ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट इमीडिएटली लॉकडाउन को ऐसे रिलीज़ नहीं कर सकती, इसलिए ग्रेड वाइज ऐसा प्लान किया गया है कि धीमे धीमे अलग अलग तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को या कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एग्जम्पशन दिया जाएगा और आगे जाकर के लॉकडाउन को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा। इन द फैक्ट दैट गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैव मेड यूज़ ऑफ गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्स आरोग्य सेतु। और इसी एक्सटेंशन में एक सबसे बड़ा जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इशू किया है वो ये इशू किया कि चाहे कोई भी एम्प्लॉय जो कि इस समय ऑफिस जाएगा इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, या उनके ऑफिस रिज्यूम हो रहे हैं या उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो रही हैं, तो उनको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना मैंडेटरी होगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एंटिटी का एम्प्लॉय हो। इस गाइडलाइन ने एक अनदर कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी है, प्राइवेसी कंसर्न। इंडिया में जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी। तो ऐसा ये इशू या ये डिबेट होगी, फाइनेंशियल न्यूज़ का नहीं है तो हमने शायद कभी डिस्कस नहीं किया, बट आरोग्य सेतु ऐप के पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी से बहुत सारा डिबेट चल रहा है, कंटिन्यूसली डिबेट चल रहा है कि जैसे कि आप जब भी कोई भी जो इंडिविजुअल है वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करता है तो उसमें ब्लूटूथ की एक्सेस मांगता है, उसकी लोकेशन की एक्सेस मांगता है, उसकी बेसिक प्रोफाइल्स पूछता है। तो जो ये डेटा कलेक्ट होता है आरोग्य सेतु के थ्रू ये कितना सिक्योर है और ये मिसयूज़ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है, या क्या ये प्राइवेसी को वॉयलेट कर रहा है। बट कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं नहीं, इट इज़ बिकॉज कोविड-19 इज़ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में कुछ जो प्राइवेसी के कंसर्न हैं उनको इमरजेंसी या हेल्थ प्रोविजन से ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पब्लिक प्राइवेसी। तो इसमें भी एक इशू जनरेट हो गया है जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि सभी को जो कि ऑफिस जाएंगे या पब्लिक चाहे प्राइवेट एंटिटी में काम करते हुए एम्प्लॉयज़ हों, सबको आरोग्य सेतु ऐप सबके मोबाइल पर डाउनलोड होना चाहिए। अब आरोग्य सेतु क्या है, ये कैसे काम करता है, ये हो सकता है जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए कि व्हाट इज़ आरोग्य सेतु ऐप, किसने बनाया है इसको, ये कैसे काम करता है, क्या प्राइवेसी कंसर्न है इसको लेकर के। Despite the lockdown extension, the Ministry of Home Affairs announced brought relief to several sectors. जो पहले जिनको रिलैक्सेशन था उनसे कुछ ज़्यादा एक्सटेंशन करके अब और अदर सेक्टर्स को भी रिलीफ प्रोवाइड किया गया है ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकें। जैसे कि जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अपनी 33% कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जोन में हो, चाहे वो रेड जोन में हो, ग्रीन जोन में हो, चाहे ऑरेंज जोन में हो, दे कैन ऑपरेट विद देयर 33% स्टाफ कैपेसिटी। ऑल द कॉमर्शियल्स एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट अलाउड इन रेड जोन। पहले था कि रेड जोन में सभी तरह के कॉमर्शियल्स और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट बंद थे, बट इस बार गवर्नमेंट ने नई जो गाइडलाइंस इशू की हैं उसमें क्या कहा गया है कि सारे कॉमर्शियल्स एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट रेड जोन में भी ऑपरेट करेंगे प्रोवाइडेड दैट दे फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। इसमें कौन कौन से आते हैं कॉमर्शियल प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में? आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, डेटा
call centers, cold storage, warehousing services, private security and facility management services, print and electronic media. ये सारी सर्विसेज जो हैं, ये सारे एस्टैब्लिशमेंट जो हैं वो रेड जोन में भी ऑपरेट कर सकेंगे। और ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रिलैक्स किए हैं, जिसको लेकर के ई कॉमर्स कंपनीज़ उन्हें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए हैं। जैसे कि द गाइडलाइंस मेंशन दैट ई कॉमर्स कंपनीज कैन ओनली डिलीवर एसेंशियल गुड्स इन रेड आइटम्स। जो गाइडलाइंस इशू हुई हैं उसमें गवर्नमेंट ने केवल इतनी ही लाइन लिखी है कि कंपनीज कैन डिलीवर एसेंशियल्स आइटम्स, ओनली एसेंशियल आइटम्स इन रेड जोन्स, बट अदर जोन्स के लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसी गाइडलाइन इशू नहीं करी है। तो इसको जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, जो इंडस्ट्री है वो ई कॉमर्स के फेवर में ले रही है। वो ये कह रही है कि गवर्नमेंट ने वाइट जोन या ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन के बारे में कुछ नहीं कहा है। इट मीन्स ई कॉमर्स प्लेयर्स और ई कॉमर्स कंपनीज कैन प्रोवाइड नॉन एसेंशियल कमोडिटीज एंड कैन सेल नॉन एसेंशियल कमोडिटीज इन दोज जोन्स। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट इन सब ने इस मूव को जो है वो एक्सेप्ट किया है और वेलकम किया है कि अब वो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ भी ग्रीन और ऑरेंज जोन में सेल कर सकेंगी। सो फार ड्यूरिंग द लॉकडाउन नो कॉमर्स कंपनीज हैज़ बिन अलाउड टू सेल नॉन एसेंशियल्स प्रोडक्ट इन एनी वेयर इन द कंट्री। अभी तक क्या था कि किसी भी ई कॉमर्स कंपनी को किसी भी जोन में, ना ही ग्रीन जोन में, ना ही ऑरेंज जोन में, ना ही रेड जोन में, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ को सर्व करने की या उन्हें बेचने की परमिशन नहीं थी। जो कि इस बार गवर्नमेंट ने इस तरह नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट सेलिंग में को लेकर के ग्रीन और ऑरेंज जोन में कोई ऐसी गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइन इशू नहीं करी हैं। इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है या ऐसा कयास लगाया जा रहा है, जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो कह रही है कि इसका मतलब उन्हें नॉन एसेंशियल्स कमोडिटीज़ और नॉन एसेंशियल गुड्स ग्रीन और ऑरेंज जोन में सेल करने की परमिशन मिल गई है। अब कुछ हाइलाइट्स हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या अलाउड है और क्या क्या नहीं अलाउड है। जैसा कि अलाउड में हमने आपको बताया, एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स कमोडिटी ग्रीन एंड ऑरेंज जोन में सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। प्राइवेट ऑफिसर्स विद 33% ऑफ देयर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। कैब एग्रीगेटर्स भी अलाउ कर दिए गए हैं विद 1 ड्राइवर एंड मैक्सिमम 2 पैसेंजर। मतलब एक जो हमारे ओला उबर है उसमें एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर जो कि पीछे बैठेंगे, उसके साइड में बैठने के लिए अलाउ नहीं है। ओपीडी एंड ऑल मेडिकल क्लिनिक्स इन ऑल जोन्स। जो हमारे ओपीडी थे, मेडिकल क्लिनिक्स थे, जो कि अभी तक सारे जोन्स में बंद थे। बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल जैसे संजय गांधी हो गए, एम्स हो गए, केजीएमसी, यहाँ पर जो ओपीडी थी वो सस्पेंड चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने उनको भी रिज्यूम कर दिया गया है, प्रोवाइडेड दे फॉलो ऑल द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। बसेज इन ग्रीन जोन्स विद अप टू 50% सिटिंग कैपेसिटी। ग्रीन जोन में पब्लिक बसेस भी अलाउ कर दी गई हैं, बस वो अपनी 50% कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी में ऑपरेट करें, ऐसी गाइडलाइंस है। लिकर, पान, tobacco and others items are also allowed in every zone, provided that they follow minimum 6 foot social distancing norms। तो लिकर और पान और तम्बाकू भी अलाउ कर दिया गया है सेलिंग के लिए। अब देख लेते हैं क्या एक्चुअली बैंड है। ट्रैवल बैन है, एयर के थ्रू, रेल के थ्रू, मेट्रो, इंटरस्टेट बसेस, ये सब बैन में है। और स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग्स, ये सब बैन, ये सब अलाउ नहीं है इनका भी ओपन होना। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑल आर क्लोज। सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, जिम्स, प्लेसेस ऑफ वर्कशिप्स, इनको अभी ओपन करने की परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। बिजनेसेस सी वॉश आउट इन अप्रैल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में करीब 54 दिनों से लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट या इंडस्ट्रीज़ को है बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस न्यूज़ में यही बताया गया कि कितनी कितनी इंडस्ट्री को कितना कितना नुकसान हुआ है और कौन सी इंडस्ट्री वर्स्ट अफेक्टेड है। तो देख लेते हैं कि कितना कितना नुकसान हुआ है। अगर हम बहुत शॉर्ट में जाना चाहें तो देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली 69,000 करोड़ का लॉस हुआ है। और ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट है उसको 34,500 करोड़ का लॉस हुआ है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को 22,500 करोड़ का लॉस हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह मोबाइल डिवाइसेस, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज होटल्स एंड एयरलाइंसेस। ये सिर्फ अप्रैल मंथ का लॉस है जो कि इंडस्ट्रीज रिपोर्ट कर रही हैं। और अगर टोटल लॉस की बात करें इन 6 की इंडस्ट्रीज़ में तो अप्रॉक्सीमेटली 1.65 ट्रिलियन का लॉस इंडस्ट्रीज़ को हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इस लॉस को कैसे पूरा करेगा, जो ह्यूज लॉस। तो गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली गवर्नमेंट पर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि कुछ तरह के कमर्शियल्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परमिशन दी जाए। जैसे कि अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो 40% जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो ई कॉमर्स के थ्रू या ऑनलाइन सेल होते हैं, ऐसा
कहा जाता है, ठीक है। तो अगर और कई आपको अभी तक पता है कि अभी तक मैक्सिमम जोन्स में, इवन सारे ही जोन्स में नॉन एसेंशियल्स आइटम को क्या जो सेलिंग है या उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बैन किया गया था बाय गवर्नमेंट। शुरुआत में गवर्नमेंट ने मोबाइल फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाला था। लेटर ऑन जो स्मॉल और मीडियम साइज ट्रेडर्स हैं उनके कंप्लेंट पर गवर्नमेंट ने इसे रिमूव करके सारी ई कॉमर्स कंपनीज़ को कहा था कि वो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ अब नहीं सेल करेंगी, और मोबाइल्स को उन्होंने नॉन एसेंशियल कमोडिटी की कैटेगरी में डाल दिया था, जिसकी वजह से मोबाइल जो फ़ोन की जो सेलिंग है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा द डिमांड विल टेक अ लॉन्ग वाइल टू बिकम नॉर्मल, और इवन अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन पूरी तरह से हटा भी लेती है तो भी डिमांड को पूरी तरह से नॉर्मल कंडीशन में आने में लंबा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अगर इतना लॉस हो रहा है तो दे मस्ट हैव टू गो फॉर डाउनग्रेडिंग। डाउनग्रेडिंग मीन्स एम्प्लॉयज़ ले ऑफ। जब उनके पास काम नहीं है, सेलिंग नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, तो वो कब तक एक लार्ज अमाउंट ऑफ मैन पावर कैन सर्वाइव इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए डाउनग्रेडिंग की भी सिचुएशन देखी जा रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में बहुत सारे बिजनेस हैं, स्पेशली जो 6 की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 3। फार्मा फर्म्स गेट नोट टू इम्पोर्ट न्यू टेस्टिंग किट। एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस डिस्कशंस कि जो हमारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स थी वो टेस्ट किट्स डिफ़ॉल्टी थी, और जिसमें करीब 5% से भी ज़्यादा या 10% अप्रॉक्सीमेटली, कहीं कहीं तो बोला था किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट 90% जो रिजल्ट्स हैं वो फॉल्टी आ रहे हैं। तो उनके रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को लेकर के इशू था, जिसकी वजह से उनकी प्राइसिंग को लेकर भी एक बहुत इशू जनरेट हुआ, और गवर्नमेंट ने बेसिकली ICMR ने रैपिड टेस्टिंग किट्स को बैन कर दिया, और बैन कर दिया रैपिड टेस्ट को कि भाई कोविड-19 के लिए अभी के फ़िलहाल के ड्यूरेशन में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो रिलायबल रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। इसी न्यूज़ के बाद गवर्नमेंट ने कंसिडर किया कि बिकॉज विदाउट टेस्टिंग जो जितने भी हमारे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं या इन्फेक्टेड पर्सन, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा, और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स जो चाइना से आई हैं दे आर नॉट गिविंग द एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो उसके लिए गवर्नमेंट या ICMR बहुत टाइम से ऑप्शंस को सर्च कर रहा था। अब जो है वो बहुत सारी लेबोरेटरीज़ को या जो ड्रग कंपनीज़ हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट किट्स को या टेस्ट इक्विपमेंट्स को इम्पोर्ट करने का ऑर्डर ड्रग रेगुलेटर ने दे दिया है। इसमें से कौन कौन से टेस्टिंग किट्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने और ड्रग रेगुलेटर ने अलाउ किया है, वो उनको देख लेते हैं वो कौन कौन सी हो, किस तरह से उनका एक्चुअली बेसिकली उनमें टेस्ट परफॉर्म किया था, उनकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे कि कैमनी ल्यूमिनेसेंट प्लेटफॉर्म्स, एलिजा, एंजाइम लिंक्स, इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसे प्लेटफॉर्म। इस तरह की जो टेस्टिंग किट्स हैं इनको एबॉट और रॉश डायग्नोसिस जो है उनको इम्पोर्ट करने के लिए ड्रग रेगुलेटर ने परमिशन दे दी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी एफिकेसी और प्राइसिंग ऑफ रैपिड टेस्टिंग किट्स को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने तुरंत ही परमिशन दी है कि टेस्टिंग किट्स की तो ज़रूरत है, विदाउट टेस्टिंग किट्स तो कोई भी कंट्री इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए अगर ये कॉस्टली है, अगर ये अदर जो ऑप्शंस हैं चाहे कैमिनो ल्यूमिसेंस हो या इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एलिसा टेस्ट हो, ये अगर कॉस्टली हैं, इसके बाद भी गवर्नमेंट को इनको अप्रूवल दे करके इनका इम्पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग वाइड और इंक्लूसिव टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। और जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडिया है, वो इस समय ग्रेडेड एग्जिट प्लान की तरफ मूव कर रही है। तो इस समय जो कवरेज है, जो मास सर्विलांस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्टेड पर्सन और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। सो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए इस समय टेस्टिंग किट्स गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें अगर हम बात करें कि किन किन जो कंपनीज़ हैं उनको अप्रूवल मिला है ड्रग रेगुलेटर की तरफ, तो ये एबॉट है, रॉश है, एरिक्स है, इन सबको, ये सारी जो लेबोरेटरीज़ हैं या जो ड्रग कंपनीज़ हैं, इनको परमिशन मिल गई है कि ये डिफरेंट टाइप्स की जो टेस्टिंग किट्स हैं उनको अलग अलग कंट्री से, जैसे आयरलैंड से, जर्मनी से या मोरक्को से, इन सब से, ये गवर्नमेंट ने, चाइना से भी इवन कुछ हम टेस्टिंग किट्स मंगा रहे हैं, उन सबको इम्पोर्ट कर सकें, जिससे कि जो कवरेज है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, वो बढ़ाई जाए और कवरेज जो टेस्टिंग का है वो इम्प्रूव किया जा सके।
अब देख लेते हैं कि टेस्टिंग किट्स एक्चुअली जिस पे इतना कंट्रोवर्सी है वो होती क्या है, कितने तरह की होती है। अगर कोविड-19 को टेस्ट करने की बात करें तो बेसिकली 2 तरह के टेस्ट जो हैं वो इस समय अवेलेबल हैं। कौन कौन से? एक होता है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, जिसमें हम वो बोलते थे एंटीबॉडी टेस्ट में कौन से रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स यूज़ करी थी, और एक है मॉलिक्यूलर टेस्ट। मॉलिक्यूलर टेस्ट की बोलते हैं एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी 99% तक एक्यूरेसी इंश्योर करी जाती है, बट दीज टेस्ट आर मोर कॉस्टलियर एंड टेक मोर टाइम टू गेट रिजल्ट्स। और मॉलिक्यूलर टेस्ट जो इंडिया में यूज़ हो रहा है वो कौन सा? RT-PCR यूज़ हो रहा है, जिसमें हम थ्रोट और नेजल के स्वैप लेकर के पेशेंट्स में कोरोना वायरस या किसी भी वायरस इन्फेक्शन की को डिटेक्ट करते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ दीज टेस्ट्स आर अप्रॉक्सीमेटली 99%, बट दीज टेस्ट रिक्वायर sophisticated labs, time and large amount of expenditure. Whereas for antigen and antibody test there are 3 types of test available. Rapid antibody test जिसको गवर्नमेंट ने ICMR ने बैन कर दिया है, another is ELISA and the third is chemiluminescent technology, जिसमें कि ELISA और chemiluminescent technology का जो एक्यूरेसी लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली 99% तक माना जाता है। तो इन्हीं दोनों टेस्ट किट्स के लिए जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी लेबोरेटरीज़ को परमिशन प्रोवाइड करी है कि एलिजा टेस्ट किट्स आप मंगा लीजिए, या कैमिल्यूमिनेसेंट जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो किट यूज़ होती है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। अब देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एंटीजन एंटीबॉडी जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं। उसमें हम जैसे जब उसकी टेस्टिंग होती है तो उसमें सिर्फ 2 तरह की एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी M और G। ये M और G कब जनरेट होती हैं? ये जनरेट तब होती है जब हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर वायरल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट होती है। तो इमीडिएट इन्फेक्शन के ड्यूरेशन में ये IgM M जनरेट होता है। तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स में हम प्रेजेंस ऑफ IgM को टेस्ट करते हैं। यू कैन से इट इज़ अ इनडायरेक्ट टेस्ट ऑफ टेस्टिंग कोविड-19, और इसको सर्विलांस के लिए यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ नॉट द कन्फर्मेटरी टेस्ट। हालांकि इनकी एक्यूरेसी के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए बैन कर दिया है। दूसरा टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट, जो कि मशीन के टेस्ट होता है। इसमें भी कलर चेंज ही होता है, चूँकि मशीन्स में इसकी टेस्टिंग होती है तो इसकी एक्यूरेसी 95% तक जाती है। Whereas in rapid antibody test it is test by naked eyes, तो कभी कभी इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा कि इस बार हुआ है। इसके बाद आता है कैमिल्यूमिनेसेंट टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन कलर चेंज एंड बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्रैक्शंस। लाइट जैसे बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसी के बेसिस पे कलर चेंज के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द सैम्पल और द ऑब्जर्वर इज इन्फेक्टेड बाई एनी वायरस और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉट। बिकॉज इसमें हम लाइट स्कैटरिंग के थ्रू इन्फेक्शन को चेक करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी 99% तक एक्यूरेट होती है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स वर्क लाइक होम प्रेगनेंसी किट। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स होती हैं वो होम प्रेगनेंसी किट की तरह काम करती हैं, जिसमें एक ब्लड के सिंपल से स्ट्रिप्स होती है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाल करके हम 20-15 मिनट के अंदर ये देख लेते हैं कि वेदर माई बॉडी इज़ इन्फेक्टेड बाई एनी वायरस और नॉट स्पेशली कोविड-19, एनी वायरस। अगर किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड है, वो पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, देन इंडिविजुअल और द पेशेंट कैन गो फॉर फर्दर टेस्टिंग लाइक RT-PCR, ELISA टेस्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने एलिजा को बेसिकली बोलते हैं अप्रूव किया है था HIV टेस्ट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल उसमें प्रूफ हुआ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शंस ऑफ HIV-1 और HIV-2 वेरिएंट। हालांकि इसमें भी सेम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट एंड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्किल टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एलिजा जो टेस्ट है दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल लैबोरेटरीज एंड टेस्टिंग फॉर लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स। जिसके लिए कौन सी टेस्टिंग किट सबसे ज़्यादा यूजफुल मानी गई थी? रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स जो थी उसको बोला गया था दैट इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर स्मॉल लेबोरेटरीज एज वेल एज फॉर सर्विलांस टेस्ट। बट चूँकि उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई, इसलिए गवर्नमेंट ने एलिजा और कैमिल्यूमिनेसेंट टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट को भी परमिशन दे दी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 13। Amazon faces biggest global impact of COVID-19 in India। क्या है इस न्यूज़ में? इस न्यूज़ में ये बताया गया कि अमेज़ॉन ने जितना इस पैंडेमिक की वजह से जितना भी बिगेस्ट फॉल है, बिगेस्ट इम्पैक्ट फेस किया है, दैट इज़ फेस्ड इन इंडिया। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर अमेज़ॉन।
तो अमेज़ॉन ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में पैंडमिक है, बट जो अमेज़ॉन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो इम्पैक्ट हुआ है इंडियन मार्केट में। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में लॉकडाउन की वजह से नॉन इसेंशियल कमोडिटीज़ का भी सप्लाई बंद कर दी गई थी। ई कॉमर्स फर्म्स वॉज ओनली डिलीवरिंग द इसेंशियल गुड्स सच एज ग्रॉसरीज, कटिंग बैक अ लॉट ऑफ इट्स ऑफरिंग इन द कंट्री। सिर्फ ग्रॉसरीज लाइक ऑयल, FMCG के प्रोडक्ट्स ही सप्लाई करने की परमिशन थी, जिसकी वजह से अमेज़ॉन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऑल्दो अमेज़ॉन वॉज प्लानिंग टू एक्सपेंड इन इंडिया एंड इट इज़ प्लानिंग टू एक्सपेंड इन इंडिया इट्स बिजनेस, बट वंस द इंडियन गवर्नमेंट will announce that there is the end of lockdown and government will provide the permission to expand and the resume the business. Like in its home market in US, Amazon in India is pitted against Walmart, which acquired Flipkart in 2018 in a $16 billion deal. On the other hand, क्या हो रहा है अभी Amazon और Flipkart, Walmart को जो मुकेश अंबानी लेड जो रिलायंस का जो बेसिक एसोसिएशन और स्ट्रैटेजिक अलायंस हुआ है बिटवीन फेसबुक, दैट इज़ ऑल्सो पोजिंग अ न्यू थ्रेट इन फ्रंट ऑफ अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। तो अमेजॉन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो रिलायंस का जो नया वेंचर आ रहा है जो जियो कार्ट को लेकर के, जिसमें जियो कार्ट और फेसबुक आपस में डील करके एक नया प्लेटफॉर्म फॉर्म करेंगे व्हाट्सएप को कोलैबोरेट करके, दैट इज़ अनदर कॉजिंग अनदर प्रॉब्लम फॉर और अनदर हीट और अनदर कॉम्पिटिशन फॉर अमेजॉन लाइक कंपनीज। जो अमेजॉन के फाउंडर CEO इन्होंने कहा है कि द करंट क्राइसिस है दैट डिमांड द अडॉप्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी फ्रॉम द बिजनेसेस, स्पेशली फ्रॉम ई कॉमर्स बिजनेसेस। और इस क्राइसिस से, करंट क्राइसिस से जो कंपनीज हैं, दे विल लर्न हाउ टू अडॉप्ट द एनवायरनमेंट इन अ क्राइसिस सिचुएशन, बट दिस कंडीशन इज़ हार्ड फॉर द कंपनीज टू बी फेस। कंपनी ने आज तक ऐसी कंडीशन, ऐसी हार्ड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी पूरे हिस्ट्री में फेस नहीं की। दिस विल बी द फर्स्ट क्राइसिस दैट कंपनी इज़ फेसिंग, ऐसा अमेजॉन के फाउंडर ने बोला है। द सर्विस वी प्रोवाइड हैज़ नेवर बीन मोर क्रिटिकल। और जो सर्विसेज हम इतनी प्रोवाइड कर रहे हैं कभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी इंपॉर्टेंस उनको इस ड्यूरेशन में या इस इकोनॉमिक क्राइसिस या लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मिली है। ऐसा कंपनी के कंपनी अगर इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्री और कंट्रीज एक्सपेक्टेड टू टच $2 बिलियन बाई 2028 फ्रॉम 30 बिलियन इन 2018। मतलब 30 बिलियन से कहा जा रहा था ये जो इंडस्ट्री है, जो कॉमर्स इंडस्ट्री, ऑनलाइन कॉमर्स इंडस्ट्री है, ग्रो करेगी अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन in 2028. However, during the lockdown phase, e-commerce companies are allowed to sell only essential goods like groceries, medical supplies and baby food, जिसकी वजह से जो इतनी भी e-commerce companies हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार गवर्नमेंट ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की भी सप्लाई को परमिशन दे दी है। डायरेक्टली परमिशन नहीं दी है, इनडायरेक्टली परमिशन दे दी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके बारे में कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं करी है। एज द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द लॉकडाउन फॉर 2 weeks अकॉर्डिंग टू द न्यू सर्वे बाय कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स, अराउंड 78% ऑफ द कंज्यूमर वॉन्ट्स द गवर्नमेंट टू परमिट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू डिलीवर ऑल गुड्स बियॉन्ड एसेंशियल्स। एक सर्वे हुआ था, जिसको सर्वे को किसने किया था? लोकल सर्कल ने किया था, जिसमें कहा गया था 78% जो कंज्यूमर्स हैं वो चाहते हैं गवर्नमेंट से कि उनके जोन में, चाहे वो जिस भी जोन में हो, उनके जोन में नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की भी सप्लाई परमिट करी जाए बाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। पोस्ट द लॉकडाउन रिलैक्सेशन कंज्यूमर से हाउएवर, ऐसा कहा गया कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो अब तभी भी लोकल जो वेंडर्स हैं, जो लोकल स्टोर्स, नियर बाई स्टोर्स हैं, उनसे ही खरीदना प्रेफर करेंगे रादर देन गोइंग ऑनलाइन। केवल 4% ने ऐसा कहा कि दैट दे विल गो टू शॉपिंग मॉल्स टू बाई दोज कमोडिटीज़ एंड गुड्स। तो इसके ये भी एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आप, इसको थ्रेट कह सकते हैं कि 78% जो कंज्यूमर्स हैं वो गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि मैं नॉन एसेंशियल की भी सप्लाई इंश्योर करें, क्योंकि और कई सारे इवन जो ट्रेडर्स हैं वो भी गवर्नमेंट पे ये फोर्स डाल रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जो वाइट गुड्स हैं, उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी लिस्टिंग में कोई चेंज नहीं किया, बट गवर्नमेंट ने ऑरेंज और जो ग्रीन जोन है वहाँ पर नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई को लेकर के परमिशन, इनडायरेक्टली परमिशन दे दी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 5। नाउ प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर्स इन सम डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, गवर्नमेंट ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट स्पेशली जो कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी या ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनीज़ को नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की भी डिलीवरी को अलाउ कर दिया गया है।
E-commerce players are readying grounds to operate in green and orange zones, assuming that delivery of the essentials and non-essentials will be allowed according to the revised Ministry of Home Affairs guidelines. However, some doubt टू रिमेन्स. क्यों डाउट रिमेन्स है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस या क्लियर गाइडलाइंस इशू नहीं करी हैं ऑरेंज और ग्रीन जोन में नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ को. गवर्नमेंट साइलेंट है उस क्लॉज पर, और साइलेंस को जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं वो ऐसे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं इशू करी है, इट मीन्स ई कॉमर्स कंपनीज आर अलाउड टू सेल नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ इन ग्रीन एंड orange zones of the country. The government has taken an insightful decisions to open the e-commerce deliveries of non-essential items in green and orange zone. India has been working, studying and staying indoors for a quite some time. पीपल्स आर रनिंग फॉर लो सप्लाईज ऑफ सेवरल आइटम्स. ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप इसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें तो उनकी सप्लाई एम्पल है, बट कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, बट वो इसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई में ही या गुड्स की लिस्ट में ही फॉल करते हैं. जस्ट लाइक लैपटॉप, मोबाइल फोन, एसेसरीज, कंप्यूटर हार्डवेयर, बुक्स, स्टेशनरीज, इवन द बेसिक समरवेयर. ये सारे आइटम्स जो हैं वो भी कंज्यूमर के पास उनका भी स्टॉक डिप्लीट हो गया है. कहीं कहीं जो, क्योंकि अब ऑनलाइन ज़्यादातर जो वर्क है वो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जिसमें कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, इंटरनेट की या मोबाइल एसेसरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है. बहुत सारे घरों में कंप्यूटर हार्डवेयर्स ख़राब हो गए, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो इन सब के का भी स्टॉक जो है वो कंज्यूमर के पास डिप्लीट हो गया है, जिसको पूरा करने के लिए ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं वो करंटली गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही हैं कि इन तरह की जो लिस्टिंग है आइदर उनको नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ में अलाउ करने की परमिशन दी जाए, या फिर इन सारे जो आइटम्स हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में डाला जाए. हालांकि उनको ऐसा इनडायरेक्ट परमिशन गवर्नमेंट के थ्रू मिल गई है. मैनी हैव बीन ईगरली वेटिंग फॉर द रिलीफ इन लॉकडाउन गाइडलाइंस टू बाई एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर्स टू बीट द ग्रोइंग हीट्स. अब जैसे कि समर आ रहा है इंडिया में, समर वेदर इज़ अप्रोचिंग, तो जो रेफ्रिजरेटर हैं और एयर कंडीशंस हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, और दे आर ऑल्सो एक्चुअली कंसीडर्ड एज एसेंशियल कमोडिटीज. क्योंकि आज के टाइम में बिना रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस के सर्वाइव कर पाना इज़ very difficult. This move will give a major relief to the citizens and complement to the strenuous efforts of government that has to combat COVID-19 and keep Indians safe. स्नैपडील ने भी, इवन पेटीएम मॉल हो गया या स्नैपडील हो गया, दोनों ने गवर्नमेंट के इस मूव को वेलकम किया है और कहा है दिस मूव ऑफ द गवर्नमेंट विल पेव द वे फॉर कैलिब्रेटेड रिजम्पशंस ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, इवन इंक्लूडिंग द ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़. ये कुछ हाइलाइट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ई फर्म्स हैव बीन गोइंग बैक एंड फोर्थ अबाउट डिलीवरी ऑफ द एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स. ई कॉमर्स कंपनीज जो थी करंटली कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से डिस्कशन पर थी. स्मॉल ट्रेडर्स ने, हमने इस न्यूज़ को बहुत डीपली डिस्कस किया था कि जो स्मॉल ट्रेडर्स की यूनियन है उन्होंने गवर्नमेंट से अप्रोच किया था कि अगर उन्हें नॉन एसेंशियल आइटम सेल करने की परमिशन नहीं दी जा रही है तो ई कॉमर्स कंपनीज़ को भी नहीं देनी चाहिए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स कंपनीज़ को नॉन एसेंशियल कमोडिटी डिलीवर करने से मना कर दिया था. इंडस्ट्री हैज़ बिन आस्किंग for expansions of the goods classified as essential. इंडस्ट्री कंटिन्यूसली प्रेशर डाल रही गवर्नमेंट में कि essential जो कमोडिटीज़ की लिस्ट है उसको मॉडिफाई किया जाए, एक्सपेंड किया जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर essentials आइटम्स को भी डाला जाए. IT इंडस्ट्री हैज़ आस्क फॉर इंक्लूडिंग कंप्यूटर, लैपटॉप, चार्जर्स, पेरिफेरल्स अंडर द essentials. हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें अभी कोई डिसीजन नहीं लिया. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 9. गोल्ड बॉन्ड सेल्स एट ₹822 करोड़. जैसा कि हमने पिछले कई डिस्कशन में डिस्कस किया है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, तो जिसकी वजह से इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में. गोल्ड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर डेफिसिट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शंस इशू किए थे. इंस्टेंट ऑफ बाइंग द फिजिकल गोल्ड्स, गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड और द RBI हैज़ क्रिएटेड द ऑप्शंस फॉर बाइंग ETF और SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. तो ऐसा न्यूज़ में इसलिए ये आज की न्यूज़ इसमें ये कहा गया है कि जो बिकॉज ऑफ द अक्षय तृतीया की वजह से अब चूँकि बहुत सारे जितनी गोल्ड मार्केट थी वो सारी बंद थी, जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो सब बंद थे, जो चाहे वो तनिष्क हो, रिलायंस हो या अदर ज्वेलर्स, लोकल ज्वेलर्स हो, सब शट डाउन की कंडीशन में थी. और इंडिया में अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड जो है वो बाई करना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से
गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने गोल्ड एसजीबी बॉन्ड इशू किए थे। एसजीबी बॉन्ड मीन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किए थे, और जो करीब द गवर्नमेंट सोल्ड एसजीबी वर्थ ₹822 करोड़, और जिसकी वजह से अक्षय तृतीया की वजह से गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली इतने करोड़ के गोल्ड के बॉन्ड सोल्ड किए हैं। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया में अब चूँकि लोग फिजिकल गोल्ड को बाई नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन, तो पीपल जो कि लोग थे उन्होंने एसजीबी को प्रेफर किया और गवर्नमेंट ने इतनी सेल रिकॉर्ड करी। द अमाउंट ऑफ बॉन्ड सोल्ड वॉज थर्ड हाइएस्ट एवर ड्यूरिंग द गोल्ड बॉन्ड सेल एंड द हाइएस्ट सिंस सितंबर 2016। ये अभी तक की सबसे थर्ड हाइएस्ट ग्रोथ है गोल्ड बॉन्ड की सेल में, और 2016 से सितंबर 2016 से लेकर के ये अभी तक की सबसे ज़्यादा सेलिंग गोल्ड बॉन्ड में हुई है। इवन द क्वांटिटी ऑफ अंडरलेइंग गोल्ड पर्टेनिंग टू द बॉन्ड सोल्ड इन अप्रैल एट 1.77 टन was the highest since July 2017 according to the official data regarding the sale of the sovereign gold bond। तो ये अमाउंट में भी अगर हम बात करें, अमाउंट जो अगर इसका अमाउंट में कन्वर्ट करें तो अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली 1.77 टन्स का गोल्ड सोल्ड हुआ अगर उसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को हम अमाउंट में कन्वर्ट करें, जो कि जुलाई 2017 से लेकर के अभी तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। इंडिया में गोल्ड को लेकर के एक अलग सा पोजीशन होता है कि पीपल्स आर मोर पॉजिटिव अबाउट द गोल्ड, और कुछ स्पेसिफिक ओकेजन्स है जैसे कि अक्षय तृतीया, धनतेरस, इसमें गोल्ड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में, जिसकी वजह से गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत बढ़ते हैं। तो अक्षय तृतीया में इस बार लोगों ने, क्योंकि फिजिकल स्टोर्स शट डाउन थे, तो गवर्नमेंट जो भी पीपल थे उन्होंने फिर भी गोल्ड को बाय करना प्रेफर किया, और किस फॉर्म में बाय किया? एसजीबी के फॉर्म में बाय किया। देयर इज़ अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अप्रैल बॉन्ड इशू गिवन दैट इट वॉज अ मेजर एवेन्यू टू परचेज द गोल्ड ऑन अक्षय Tritiya during the lockdown, with jewelry shop remaining shut and online purchases of golds and jewelries not so popular. Those with investable funds preferred this route. Those who wanted to invest as a gold इंडिया में एज अ इन्वेस्टमेंट मीडियम भी यूज़ होता है, एज अ शगुन भी यूज़ होता है, एज अ ornament भी यूज़ होता है। देयर आर मल्टीपर्पज यूज ऑफ गोल्ड इन इंडिया। सो इन ऑर्डर टू लीवरेज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अक्षय तृतीया, आरबीआई हैज़ इशूज द एसजीबी बॉन्ड, हमने डिस्कस किया था, और ये भी मैंने बताया था पिछले डिस्कशन में कि फिजिकल गोल्ड्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ईटीएफ के क्या बेनिफिट्स हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से क्या बेनिफिट है, उन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो आप अगर देखना चाहते हैं डिटेल में तो पिछले डिस्कशंस में जाकर के गोल्ड बॉन्ड का और इन सब का डिफरेंस आप देख सकते हैं, उसको दोबारा से उस वीडियो को आप सुन सकते हैं। लास्ट ईयर अक्षय तृतीया वॉज इन मे बट द फर्स्ट एसजीबी इशू वॉज ओपनड इन जून। तो पिछली बार क्या हुआ था, मई में था, लेकिन जो इशू आया था वो जून में आया था, तो उसका इतना ज़्यादा रिवेन्यू उससे नहीं हो पाया था और उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव उसको नहीं माना गया था। पर इस बार जो है गवर्नमेंट ने इंटेंशनली अक्षय तृतीया के पहले जो गोल्ड बॉन्ड था एसजीबी उसको इशू किया था, जिसका जो इम्पैक्ट है अक्षय तृतीया का वो डायरेक्टली देखने को मिला ऑन द सेल ऑफ एसजीबी। थोड़ा सा ये ऐसे डेटा है, देख लेते हैं कैसे कैसे कितना कितना रेट रहा, इशू पर प्राइस क्या रहा नवंबर 17 को, अगस्त 16, इस तरह से आप देख सकते हैं। दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, तो इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट क्लिप्स। इंडिया एंड चाइना वर्स हिट मार्केट सेज कोलगेट सीईओ। कोलगेट के सीईओ ने कहा है कि जितना इस पैंडेमिक की वजह से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हिट मार्केट है वो इंडिया और चाइना की मार्केट हिट हुई है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हिट हुआ। तो इसलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस। पावर डिमांड डाउन 25%, जैसा कि हमने कल ही डिस्कस किया है कि बिकॉज ऑफ द ऑल शटडाउन ऑफ द कमर्शियल्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी की वो बिल्कुल फॉल कर गई है, इवन कई जगह तो वो बिल्कुल ज़ीरो है, जिसकी जो टोटल पावर डिमांड है वो 25% फॉल करी गई है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनीज़ हैं, जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, दे विल फेस अगेन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड क्राइसिस। अगर हम अपने एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इंडिया में डिस्कॉम कंपनीज जो थी वो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही है बहुत टाइम से, और उनको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजंस लेती जा रही है। बट अब चूँकि कोविड-19 की वजह से अगर उनका रिवाइवर होना भी था तो कोविड-19 की वजह से जो स्लो डाउन हुआ है वो उनको अगेन किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर डिमांड जो है वो 25% तक फॉल कर गई है। गवर्नमेंट रिलैक्स नॉर्म्स फॉर फर्म्स टू ऑपरेट ड्यूरिंग लॉकडाउन। गवर्नमेंट ने कुछ
फर्म्स को एग्जाम्पशन दे दी है कि वो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में काम कर सकें मेडिकल लाइन को लेकर के। तो ये कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं। इंडस्ट्रीज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ऑल वर्कर्स। कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ने क्लैरिटी करी है जिसको लेकर के इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डाउट्स है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडस्ट्री को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने सभी एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस कराएं। हालांकि अगर कंपनी चाहे तो अपने कन्विक्शन के बेसिस पर इंश्योरेंस करा सकती है। डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट फॉर वर्कर्स टू बी अरेंज बाय कंपनीज ओनली इन केस वेयर द प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर नॉट अवेलेबल। अगर कंपनी या इंडस्ट्री किसी ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल नहीं है तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड द डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट टू workers show how symptoms will have to be put in the quarantine facility and then sent to the medical facility। ऐसे वर्कर्स जिनमें ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको पहले क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा, फिर उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेक अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन ऑफ वर्कर्स ओनली इन द कंस्ट्रक्शन साइट्स। अगर ऐसा कहा जा रहा था कि जितनी भी कंपनीज या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऑपरेट करेंगे उन सबको अपने वर्कर्स को रहने के लिए एकोमोडेशन देना पड़ेगा विद इन कंपनी प्रेमाइसेस। तो इसको भी क्लियर करके गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए है जहाँ पर उन्हें अपने वर्कर्स को एकोमोडेशन देना पड़ेगा। कंपनीज विल नो लॉन्गर हैव टू यूज़ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे एट अ वर्क प्रेमाइस। अब कंपनीज को रेगुलर डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, जिसमें कि पहले जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी को, हर प्रेमाइसेस को अप्रॉक्सीमेटली 2 बार पूरे कंपनी या प्रेमाइसेस को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए मैंडेटरी किया गया था। द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंटेनेंस of 1 hour gap between shift on the jobs has been removed। जो 1 hour का गैप था बिटवीन द जॉब्स और शिफ्ट उसको भी रिमूव कर दिया गया। तो अब आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने जो कल नई गाइडलाइंस इशू की हैं उसमें कुछ और ज़्यादा एग्जाम्पशंस बढ़ा दिए। तो धीमे धीमे गवर्नमेंट अब एग्जिट कर रही है इन टर्म्स ऑफ द ग्रेडेड एग्जिस्ट, कि भाई अब धीमे धीमे लॉकडाउन से एग्जिट करना। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन इज़ नॉट द परमानेंट सल्यूशन फॉर कोविड-19। तो हमें गवर्नमेंट सोशल्स और बिहेवियरल चेंजेस को ला करके धीमे धीमे लॉकडाउन से एग्जिट करना चाह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत टाइम तक लॉकडाउन की कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकती है। तो ये नई रिवाइज्ड गाइडलाइन है लॉकडाउन जो 3.0 उसको लेकर के और इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट था इंडस्ट्रीज़ को। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आर्टिकल नंबर 3। इसमें क्या है, इसमें जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनमें गवर्नमेंट ने सभी ऑफिस वर्कर्स को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 75 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हैं। कोविड-19 किसी भी ऐप में सबसे हाईएस्ट डाउनलोड अभी तक आरोग्य सेतु को लेकर के हुए हैं। और आरोग्य सेतु ऐप किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? बेसिकली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर किसी भी ऐसे कोविड-19 के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपके अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो आप खुद से भी सेल्फ डायग्नोसिस टेस्ट वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आरोग्य सेतु ऐप सभी ऑफिस वर्कर को डाउनलोड करना है। व्हाट इज़ न्यूज़ ऑफ द डे? फार्मा फर्म्स गेट नोट टू इम्पोर्ट न्यू टेस्टिंग किट्स। जिसमें आप न्यू टेस्टिंग किट्स के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक बहुत मैंडेटरी क्वेश्चन बन रहा है। वोकैबुलरी ऑफ द डे, स्वैथ माने लपेटना, इसको स्वैडल, ग्रिडल, इनफोल्ड, रैप और रोल भी बोलते हैं। दीज ऑल आर द रेफरेंसेस। इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट।